अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। चले, बस थोड़े से बच्चे और ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और बस कोशिश करिएगा कि चैट में कोई रेलेवेंट चीज़ें डिस्कस ना हो। और जो आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप एक एक करके वहाँ पे टाइप करके भेजते जाएं। पहले मैं एक ओवरऑल रिवीजन करवा देता हूँ आपको टॉपिक की। और फिर उसके बाद हम जो है वो मैं आपके आखिर में फिर आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूँगा डिटेल में। सही। अच्छा जी, अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो हमारे पास सिलेबस में, देखिए हमारे पास सिलेबस में, आई होप आवाज़ सही आ रही होगी। अगर कभी आवाज़ का कोई इशू हो जाए तो मुझे चैट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास सिलेबस में है, जो टॉपिक शामिल हैं वो है 3.1 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, एक ये टॉपिक शामिल है हमारा। ठीक है। और दूसरा जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो है 3.2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये है हमारा टोटल सिलेबस फर्स्ट असेसमेंट। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि पहले हम 3.1 के, मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ और जल्दी से वॉक थ्रू डिस्कशन कर लेते हैं उस पे 3.1 के बारे में। 3.1 जो है हमारा, जी, 3.1 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो हमें ओवरऑल जो चीज़ें पढ़नी है, जो हमें पता हो, वो सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीपीयू परफॉर्मेंस, ये टॉपिक भी है। और साथ साथ इंस्ट्रक्शन सेट की डेफिनेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। और साथ फिर आ जाता है एम्बेडेड सिस्टम। अच्छा जी, अब हम इसमें सीपीयू की अगर हम बात शुरू से करें तो हमने एक ओवरऑल ये बात की थी कि सीपीयू जो है हमारा, वो एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग है, दैट इज फॉर दैट एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट इज सीपीयू प्रोसेसर, हम उसको कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर हमने ये बेसिक स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर्स वर्किंग भी देख लिया कि इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हो रही होती है, फिर आउटपुट होता है। ये सब बातें हम डिस्कस करते चले थे, ये तो बहुत ही बेसिक बात है। फिर उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए कि भाई माइक्रो प्रोसेसर जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है स्मॉल चिप के ऊपर। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो, फिर इसके जो मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें सीपीयू के, तो हमारे पास इसके अंदर एक डायग्राम आ जाती है ये वाली, कि हमारे पास अगर हम सीपीयू की ओवरऑल एक बिगर कॉन्सेप्ट में बात करें तो इसके जो मेन दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है इसका कंट्रोल यूनिट, और दूसरा इसका मेन कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट या पार्ट इसका एएलयू है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अच्छा, इस डायग्राम की अगर हम बात करें, इस डायग्राम में आपको एसोसिएटेड जो रजिस्टर्स हैं या इन्वॉल्व रजिस्टर्स जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। कि एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर है जो कि एएलयू की सपोर्ट में काम करता है, यानी एएलयू में जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर होल्ड होती हैं। बाकी जो रजिस्टर्स हैं, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है करंटली इन प्रोग्रेस, जो करंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए आए, प्रोसेसिंग के लिए आए, वो फॉर द टाइम बीइंग सीआईआर का पार्ट बनती है। इंस्ट्रक्शन जो कि फेच करके लाई जानी होती है फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में, उसका एड्रेस एमएआर में चला जाता है। और उस इंस्ट्रक्शन में क्या डेटा पड़ा हुआ है, वो एमडीआर का हिस्सा बन जाता है। प्रोग्राम काउंटर के मेनली दो काम है जब फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल की स्टार्टिंग के अंदर, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन को लाया जाना होता है, जो भी इन लाइन होती है उसको जो है, उसका सबसे पहले एड्रेस कॉपी होता है पीसी में। और एक तो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में इसका एक दफा काम आता है। और दूसरा काम फिर इसका आ जाता है कहाँ पर, जब एक दफा ये सारे फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां पर ये अपने आप को इंक्रीमेंट बाय 1 भी कर रहा होता है। एक सेकंड जरा दीजिएगा, मैं आपकी अटेंडेंस भी जरा ले लूँ। जी बेटा, अच्छा ये डायग्राम देख लीजिएगा अच्छी तरह। ठीक है। अच्छा, मेन पर्पस सीपीयू का टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस
एंड प्रोसेस डेटा, ये बात भी हमने देख ली कि सीपीयू का मेन काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना या एग्जीक्यूट करना। सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स तो दो हैं, एक का नाम है कंट्रोल यूनिट, एक का नाम है एएलयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का ओवरऑल काम क्या है, कंट्रोल करना फ्लो ऑफ डेटा को, कहाँ से डेटा को लेकर आया जाना है, फिर उसकी डिकोडिंग होनी है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होनी है। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोलिंग सिग्नल्स भेज रहा होता है दूसरे डिफरेंट कंपोनेंट्स को, और उनको बता रहा होता है कि उन्होंने क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल रीड राइट होनी है, एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन होनी है। और कंट्रोल यूनिट ही का काम है कि वो डी कोडिंग करता है। अगर ये छोटा सा सवाल आ जाता है, पास पेपर में आ चुका है, या हमसे फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि वो कौन सा कंपोनेंट है सीपीयू का, कि जो क्या कर रहा होता है, जहां पर डी कोडिंग हो रही होती है, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट किया जा रहा होता है। अच्छा, जब मैं डी कोडिंग का नाम लेता हूँ तो वहां पर जहन में आ जाता है दो टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये कि हमारे पास वहां पर दो टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, ऑपकोड और ऑपरेंड के नाम से। ऑपकोड क्या होता है, ऑपकोड में ये इंस्ट्रक्शन का ये वाला पार्ट होता है कि व्हाट टू डू, और ऑपरेंड में ये चीज बताई जाती है कि हाउ टू डू, कि वो काम एग्जीक्यूट किस तरह से होना है। अच्छा, फिर हमने क्लॉक साइकिल या क्लॉक स्पीड पढ़ी थी। ये हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं, जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया, हम कंट्रोल यूनिट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी हम देख रहे हैं। तो कंट्रोल यूनिट का एक रोल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि ये टाइमिंग्स को कंट्रोल करता है। कौन सी टाइमिंग्स भाई, जो कि हर एक सिंगल क्लॉक की क्लिक के साथ, यानी एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोसेसर जो है वो एक सिंगल सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है, वो उसकी क्लॉक साइकिल या क्लॉक स्पीड कहलाती है। तो ये मैनेज करना भी, क्लॉक स्पीड को मैनेज करना भी कंट्रोल यूनिट ही का काम है। फिर हमने अगर एएलयू की बात की तो उसका रोल जो है कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करना है, यानी कैलकुलेशंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेटेड काम भी हो रहे होते हैं। और एएलयू का दूसरा काम ये कि वो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल ऑपरेशंस, ऐसा कि कंपेयरिंग वगैरह, कंपेयर करना या लॉजिकल ऑपरेशन, गेट सप्लाई करना, एंड और वगैरह, ये सब काम भी हो रहे होते हैं। तो एक बिल्ट इन रजिस्टर है एएलयू के पास, जिसमें इंटरिम रिजल्ट्स, टेम्पररी रिजल्ट्स, जो कैलकुलेशन जब चल रही होती हैं उसके रिजल्ट्स जाके उस रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर, वहां पर स्टोर हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये उसके बाद रजिस्टर्स की थोड़ी सी टाइप्स और उसकी तफसीलात आ गई। ये आई होप सबको पता ही है, मैंने भी ऊपर भी बात कर ली। प्रोग्राम काउंटर जो है, जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इन लाइन आनी होती है, उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास, उसका एड्रेस जो है वो अपने पास कॉपी कर लेता है मेमोरी से उठा के, क्योंकि उसने आगे ले जाकर किसको देना होता है, MAR को। ये वो रजिस्टर है जो कि एड्रेस स्टोर करता है उस इंस्ट्रक्शन या डेटा का, जो कि फेच किया जाना है, मेमोरी में कुछ सेव करवाना है, राइट करना है, या मेमोरी से लेकर आना है, रीड करना है। अच्छा, MDR ये वो रजिस्टर है जो कि डेटा को स्टोर करता है। डेटा कौन सा, जो कि फेच करके लाया गया मेमोरी से, ठीक है, वो MDR के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद CIR, जो कि पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर होल्ड कर रहा होता है, स्टोर द इंस्ट्रक्शन इन द सीपी इंस्ट्रक्शन द सीपीयू करंटली डी कोडिंग या एग्जीक्यूटिंग। यानी जो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये वो रजिस्टर है जिसके अंदर करंटली जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की जानी है वो स्टोर हो रही होती है। एक्यूमुलेटर की हमने बात कर ली कि कैलकुलेशंस वगैरह कर रहा होता है, इन द स्टोर कैलकुलेशंस के रिजल्ट। बसेस की जल्दी से बात कर लेते हैं कि भाई बसेस क्या है। बसेस हैं वो वायर्स, स्मॉल, दीज आर द स्मॉल वायर्स, जो कि यूज होती हैं, दे कैरी सिग्नल्स। अब ये सिग्नल्स जो है वो तीन तरह की ले जा रही होती हैं, यानी इनके अंदर सिग्नल्स जो जा रहे होते हैं, वो अगर डेटा रिलेटेड सिग्नल्स हैं तो वो डेटा बस लेकर जा रही होगी। अगर वो एड्रेस रिलेटेड सिग्नल्स हैं तो वो एड्रेस बस लेके जा रही होगी वायर। और अगर कोई कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं तो वो कंट्रोल बस लेके जा रही होगी। ये बात याद रखिएगा कि इसमें से डेटा बस और कंट्रोल बस, ये दोनों बाई डायरेक्शनल हैं, यानी इनके अंदर से डेटा यूजर के पास प्रोसेसर से जाता भी है, जा भी सकता है और आ भी सकता है। वेयर एज अगर हम बात कर लें इसकी, आपके एड्रेस बस की, तो ये हमारा जो है ये यूनी डायरेक्शनल जो है ये माना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसकी रीजन वैसे तो नहीं पूछी जाती, लेकिन पता होनी चाहिए आप लोगों को कि बाई डायरेक्शनल होने का मतलब कि डेटा का आना जाना है। लेकिन डेटा बस और कंट्रोल बस ही क्यों बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि डेटा बस के केस में डेटा ने यूजर से प्रोसेसर तक भी आना होता है और प्रोसेसर से यूजर तक भी जाना होता है, तो बाई डायरेक्शनल होने की जरूरत होती है। कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर भी दे रहा होता है, कुछ मैसेजेस जाने हैं यूजर तक, और यूजर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंट्रोलिंग उसके हिसाब से होनी है, वो वापस प्रोसेसर तक भी आनी होती है। तो इसका बाई डायरेक्शनल होना समझ में आता है। इसी तरह से एड्रेस बस जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, क्योंकि एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर है और वो वापस से दोबारा एड्रेस, बार बार सेम एड्रेसेस नहीं चाहिए होते, तो इस वजह से एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन
एड्रेस बस जो है वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल ही बाय नेचर इसको रखा जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा आगे चलते हैं हम। ये बात हो गई। ये दिखाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डायग्राम कि किस तरह से जो है वो डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस जो है इनकी ट्रांसमिशन होती है। तो इसमें हमारे पास एड्रेस बस के जो एरोज आपको नजर आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन है, यानी सीपीयू से डेटा अगर आ रहा है तो सिर्फ इस तरफ वन साइडेड एरो बना हुआ है, ठीक है। और अगर इधर से जा रहा है तो सिर्फ जा रहा है, आ नहीं रहा है, आ रहा है तो सिर्फ आ रहा है, जा नहीं रहा। जबकि अगर आप बाकी देख लें, डेटा बस का एरो टू साइडेड एरो है, ठीक है। कंट्रोल बस का एरो ये भी टू साइडेड दिखाया हमने क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल बसेज होती हैं। अच्छा, इसके बाद आगे हम चलें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। यानी प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर ने जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन सबसे पहले प्रोसेसर के पास अपने पास से कहीं से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाती। जिन इंस्ट्रक्शंस को उसने प्रोसेस करना होता है वो मेमोरी से उठा के लाता है। तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेकर के आना, फैच करना, और उस फैचिंग में कौन कौन से रजिस्टर्स कब कब अपना क्या क्या रोल प्ले करते हैं। और जब वो फैच होकर मेमोरी से उठकर कैरी करके ब्रिंग कर लिया जाता है और प्रोसेसर के पास पहुंच जाता है तो फिर डीकोडिंग वाली स्टेज आती है। डीकोडिंग में यानी वहां पर वो उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है और इंटरप्रेट करने के बाद एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो अगर मैं आसान करके बात करूं इसकी, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात कर लें, तो हमने फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल की जो बात हमने की, वो सबसे पहले इसके स्टेप्स अगर हम शॉर्ट करके लिखें, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को हमने समराइज करना हो, तो सबसे पहला नंबर वन स्टेप हम इसका कह सकते हैं क्या, कि जब एड्रेस जो है वो, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, टाइम भी कम है, पूरे पूरे स्टेप्स नहीं लिख रहा। सबसे पहले एड्रेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाती है, जो नेक्स्ट इन लाइन इंस्ट्रक्शन होती है वो एड्रेस कॉपी हो जाता है पीसी में। पहला स्टेप हो गया कि जिस इंस्ट्रक्शन ने, जो क्यू में लगी हुई है इंस्ट्रक्शन, मेमोरी के अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी बारी आ चुकी है उसको लेकर के आना है और उसने अभी प्रोसेस होना है, तो वो एड्रेस सबसे पहले आ जाएगा उस रजिस्टर में जिसका नाम है पीसी। पीसी से वो एड्रेस की इंफॉर्मेशन चली जाएगी। वो एड्रेस की इंफॉर्मेशन किसको मिल जाएगी? उस रजिस्टर को, जो कि बना ही किस लिए है, एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखने के लिए, एमएआर में चली जाएगी। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये कि एमएआर के पास जब लोकेशन आ गई तो एमएआर से जो है डेटा जो है वो कॉपी कर लिया जाएगा, उस लोकेशन से उठा लिया जाएगा और डेटा उठा के एमडीआर के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि एमडीआर वो रजिस्टर है जो कि अपने अंदर डेटा को होल्ड करता है। नंबर 4 फिर क्या है? उसके बाद जो है वो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ जो है वो कॉपी हो जाएगी। वो इंस्ट्रक्शन जो कि रेडी टू बी प्रोसेस्ड है वो CIR में, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी होने का मतलब ही ये है, फोर्थ स्टेज में उसकी डीकोडिंग और एग्जीक्यूशन शुरू हो गई। और अब ये साइकिल कंप्लीट हो गया। साइकिल कंप्लीट होते साथ ही पीसी जो एक रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर, काउंटर मीन्स ए काउंट मेंटेन करता है, ये अपनी जो भी लास्ट वैल्यू थी उसमें +1 कर देगा, इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। तो ये फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने हमेशा हमेशा याद रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है, ऑपकोड ऑपरेंड की हमने बात कर ली। अच्छा, सीपीयू की परफॉर्मेंस में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनकी भी जरा बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स टॉपिक का नाम है, फैक्टर्स दैट इफेक्ट सीपीयूज परफॉर्मेंस। ठीक है, ये टॉपिक है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सीपीयू की परफॉर्मेंस के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। इसमें वन ऑफ द फैक्टर है जनाब नंबर ऑफ कोर्स। यानी कोर्स क्या होती हैं? कोर्स वो पोर्शंस हैं, वो यूनिट्स हैं, वो चैम्बर्स हैं जो कि जहां पर मल्टीपल फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल चल सकती हैं। इट मींस के इफ एनी प्रोसेसर हैज मोर कोर्स या मोर नंबर ऑफ कोर्स, तो मतलब क्या है कि वो प्रोसेसर जो है वो कैपेबल है टू हैंडल और फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स। ठीक है, अगर मल्टीपल कोर्स वाला प्रोसेसर है तो इट मींस मल्टीपल एट वन टाइम, मल्टीपल FDE साइकिल्स, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स जो है
वो चल सकते हैं। और इट मींस मल्टीपल में भी फिर अगर ज्यादा है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, या इससे भी ज्यादा, तो यूं समझ लें कि एक ऑफिस में बैठे मल्टीपल वर्कर्स हैं, तो इट मींस वो ज्यादा कस्टमर्स को एक वक्त में सर्व कर सकते हैं। तो इवेंचुअली जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स, उतनी ज्यादा ही प्रोसेसर की स्पीड बेहतर और तेज और इम्प्रूव्ड होगी। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड कर रही होती है वो है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड की भी ऊपर भी बात की थी। ये क्या है? ये क्लॉक स्पीड कहते हैं किसी प्रोसेसर की ये कैपेसिटी के वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी हैंडल कर सकता है एक सिंगल सेकेंड में। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैंडल्ड इन वन सिंगल सेकेंड। तो ये भी जितनी ज्यादा एक सेकंड में वो इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सकेगा, उसकी क्लॉक स्पीड उतनी तेज होगी। जितनी क्लॉक स्पीड ज्यादा है, इट मीन्स उतनी ही वो इंस्ट्रक्शन ज्यादा हैंडल कर सकता है एक सिंगल सेकंड में, और वो ज्यादा तेज। इसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। ठीक है। 1 गीगा हर्ट्ज का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेसर 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड में हैंडल कर सकता है, डील कर सकता है। अच्छा, जो बच्चे अपने पॉइंट्स, कंफ्यूजन के क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं चैट में, बिल्कुल भेजते रहें आप साथ के साथ। मैं आखिर में फिर एक एक करके सारों को रीड करके और साथ के साथ आखिर में सबको आंसर करने की कोशिश करूंगा। आपके जो कंसर्न्स या क्वेश्चंस हैं वो आप कोशिश करें शॉर्ट करके वहाँ पे थॉट्स की वर्डिंग में वहाँ पे लिखते जाएं। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये बात हो गई, क्लॉक स्पीड की बात हो गई, नंबर ऑफ कोर्स की बात हो गई, और हमारा एक और फैक्टर जो है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की हम बात कर लेते हैं। कैशे मेमोरी की हमने डेफिनेशन भी लिखी थी। कैशे क्या चीज होती है? तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर जो स्पीड ऑफ प्रोसेसर डिपेंड कर रही होती है वो है कैशे। कैशे को हमने डिफाइन किया था कि भाई ये स्मॉल मेमोरी एरिया है बट फास्ट इन पेस है, इसकी स्पीड फास्ट होती है। रैम से पहले, रैम से डेटा एक्सेस करे प्रोसेसर, उसके भी बीच में एक और लेयर या नियर बाय एक जगह एक आ जाती है कैशे की, कि कोई फ्रीक्वेंटली यूज या बार बार कॉमनली यूज इंस्ट्रक्शंस या डेटा है, तो वो कैशे में रख लिया जाता है। तो जितना कैशे ज्यादा होगी, कैशे मेमोरी अगर ज्यादा है, मोर कैशे मेमोरी मींस हम कह सकते हैं फास्टर प्रोसेसर स्पीड। क्योंकि जो बार बार जो यूज की जाने वाली जो कमांड्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डेटा है, वो बार बार रैम से जाके उठाए। रैम भी फास्टर है लेकिन कैशे और ज्यादा नियरेस्ट है। तो उससे जितनी ज्यादा रैम कैशे मेमोरी बड़ी होगी, उतनी ज्यादा जो है वो हमारे प्रोसेसर की स्पीड जो है वो इम्प्रूव्ड या बेहतर होगी। तो ये तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो है वो किसी भी सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, ये हो गया हमारा एक तो। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सेट की बात आ जाएगी। इंस्ट्रक्शन सेट की बस डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शन सेट हम कहते हैं किसको है। इंस्ट्रक्शन सेट हम कहते हैं जनाब आपका एक कोई भी जितनी भी लिस्ट, ये एक बेसिकली एक डायरेक्टरी या एक कलेक्शन की तरह है कि लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय अ सीपीयू। कोई भी सीपीयू जितनी भी पॉसिबल टाइप ऑफ कमांड्स को प्रोसेस कर सकता है, हैंडल कर सकता है, उसकी कलेक्शन को इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। और हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक कमांड को एसोसिएट या लिंक किया जाता है एक यूनिक बाइनरी कोड से। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोसेसर अगर लेट्स से 1,000 इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना जानता है, तो उसके इंस्ट्रक्शन सेट में उसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा? उन 1,000 इंस्ट्रक्शंस की कलेक्शन का नाम इंस्ट्रक्शन सेट होगा। किसी के प्रोसेसर 2,000 इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, तो उसके अंदर उसके इंस्ट्रक्शन सेट में लिस्ट मौजूद होगी उन 2,000 इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है। और वो 2,000 की 2,000 इंस्ट्रक्शन के साथ एक अलग एक यूनिक बाइनरी कोड एसोसिएटेड होगा। ठीक है। बस ये इंस्ट्रक्शन सेट होता है। दूसरा, ये यूनिक बाइनरी कोड एसोसिएटेड की बात कर ली। और हर इंस्ट्रक्शन जो है वो निमोनिक्स की फॉर्म में होती है। निमोनिक्स किसे कहते हैं? एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे यहाँ पे नीचे टेबल में ऐड एक एब्रीविएशन है, सब ट्रैक के लिए सब, लोड के लिए एलडीए, स्टोर के लिए एसटीआर, इस तरह से ही। ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा ये तो हमारा हो गया 3.1। सिवाय एम्बेडेड सिस्टम के, एम्बेडेड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है 3.1 में हमारा। ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम को हमने शॉर्टली डिफाइन किया था कि भाई ये एक ऐसा हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो सिर्फ एक, ईदर वन या लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस ही परफॉर्म कर सके, और साथ इसके मैकेनिकल, लार्जर मैकेनिकल डिवाइस भी अटैच हो। ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है? कि यूजर इसको कंट्रोल भी कर सके डिवाइस को, और यूजर इसके साथ इंटरेक्ट भी कर सके।
चलता किस पे है ये चलता है जनाब फर्मवेयर पर। जहां कहीं पे भी फर्मवेयर का जिक्र आ जाए, बीइंग अ सीएस स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए, फर्मवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, जब भी उसका नाम होता है फर्मवेयर। और ये आमतौर पर रोम के ऊपर डाल के भेजा जाता है, यानी ये चेंजेबल नहीं होता, ये परमानेंट होता है। अच्छा, और इसमें एम्बेडेड सिस्टम में डज नॉट हैव एडिशनल पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मीन, पेरिफेरल एक सिनोनिम है किसका, हार्डवेयर का, यानी इसमें अलग से एडिशनल कोई हार्डवेयर अटैच नहीं होता है। जैसे आप वेंडिंग मशीन देखें, आप एटीएम मशीन देखें, जो पार्ट्स उसका, जो कंपोनेंट्स उसमें अटैच है वो हैं, एडिशनली हम उसमें कुछ नहीं लगा रहे होते। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम का फर्क जनरल पर्पस कंप्यूटर से ये है, जनरल पर्पस कंप्यूटर मींस वो कंप्यूटर जो हम आम डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो उससे फर्क ये है कि वो वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क करते हैं, जबकि एम्बेडेड सिस्टम किसी एक या लिमिटेड फंक्शंस के लिए डेडिकेटेड ही होता है। अच्छा, हमारे सिलेबस में दो तरह के एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, एक है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड और एक है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। बस इसमें हमें कॉमन चीजें और इनका फर्क जो है वो पता होना चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो है उसमें जो एडिशनल चीज है वो ये कि रैम और रोम यानी मेमोरी जो है वो साथ अटैच होती है, ठीक है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड में और उसमें जो कॉमन चीजें हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें भी है, आपको नजर आएगा, ठीक है, इसमें भी आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेनिंग ओनली अ सीपीयू, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम में रैम, रोम, पेरिफेरल्स यानी एडिशनल हार्डवेयर जो भी है वो अलग से अटैच करना पड़ेगा, जबकि इसमें मेमोरी यानी रैम और रोम साथ अटैच आती है, यानी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एडवांस वर्जन है जो कि इस चीज को, मेमोरी को अपने साथ बिल्ट इन इसका पार्ट होता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम में वो अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हमें पता हो कि भाई डायग्राम की फॉर्म में भी अब क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो एक एम्बेडेड सिस्टम का एक ओवरऑल एक जनरल स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि यूजर सबसे पहले इनपुट देगा, वो सेंसर्स के थ्रू भी इनपुट दे सकता है, वो कीबोर्ड लगा हो सकता है, या कोई भी ऐसी सुटेबल इनपुट डिवाइस अटैच हो सकती है। फिर उसके बाद इनपुट उसकी पहुंचेगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर माइक्रोचिप हार्डवेयर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है जिसको हमने फर्मवेयर कहा, ठीक है। मेमोरी, रैम और रोम साथ अटैच है, और जो भी आउटपुट है उसके बाद, यानी बेसिक वही तीन स्टेप है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट वाले। चैट में फजूल चीजें या फजूल डिस्कशन या कमेंट्स पास करने से परहेज करें, और जो काम की बात है वो लिखें सिर्फ, ताकि जब मैं आखिर में आप लोगों की चैट पढूं तो मुझे जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस जो है वो नजर आए, और फिर मैं उसके जो है आंसर कर दूं। आपकी ये कॉल रिकॉर्डेड है तो उसमें इसकी चैट का भी पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सेव हो जाता है, फिर वो मैं या आप चाहें भी तो डिलीट नहीं कर सकते अगर आप कोई खूबसूरत कमेंट वहां करेंगे तो, ठीक है शाबाश। अच्छा, अब ये एम्बेडेड सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। डिजिटल क्लॉक, ट्रैफिक लाइट्स, लाइटनिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, वेंडिंग मशीन, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। और हर एम्बेडेड सिस्टम के साथ कौन कौन सी पॉसिबल इनपुट डिवाइसेस या पॉसिबल आउटपुट डिवाइसेस या पॉसिबल आउटपुट किस किस फॉर्म में हो सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे नोट्स मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3.2, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में सबको अगेन दोबारा बता दूं, क्लास में भी बताया था, वर्किंग किसी की इंक्लूडेड नहीं है। अब जब वर्किंग निकल गई यानी उसका हाउ इट वर्क्स निकल गया, तो आपको हर इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बेसिक जो है उसका कॉन्सेप्ट या वो क्या चीज होती है, ठीक है, व्हाट इज इट, वो पता होना चाहिए। काम कैसे करता है वो हमारे स्कोप से अब बाहर हो गया, शुक्र है, ठीक है। अब आपको मेजरली जो फोकस करना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वो एप्लीकेशंस हैं और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसका एक टेबल था वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ 3.2 में जो बहुत काम की और इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका सेंसर्स, उसको किसी ने नहीं भूलना। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि टच स्क्रीन का हमने नहीं पढ़ा, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तीन तरह की टच स्क्रीन हमारे सिलेबस में है, रेजिस्टिव, इंफ्रारेड और कैपेसिटिव। अगेन इनका भी हमें नहीं ये जानने की जरूरत कि रजिस्टर काम किस तरह से करती है, यानी ये हाउ इट वर्क्स वाला हमें इनमें से किसी का भी नहीं देखना। हमें सिर्फ ये देखना है कि इनके फीचर्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब याद रखिएगा तीन चार बातें, जब जब टच टच स्क्रीन की किसी भी टाइप का कंपैरिजन या फीचर्स मांगे जाते हैं, तो तीन चार चीजें आपने माइंड में रखनी है, वो कवर करनी होती हैं। एक तो कौन सी टाइप ऑफ टच स्क्रीन किस में ब्राइटनेस डे लाइट में अच्छी मिल रही है, किस में अच्छी नहीं मिल रही, ठीक है। अच्छा, कौन सी ड्यूरेबल यानी मजबूत पायदार है, कौन सी नहीं है, ये फैक्टर देख रहे होते हैं। अगली चीज ये कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कौन सी महंगी पड़ती है, कौन सी सस्ती पड़ती है, ठीक है।
अच्छा, एक और फैक्टर जो देखा जा रहा होता है टच स्क्रीन का वो ये कि कौन मल्टी टच यानी मल्टी टच कौन अलाउ करती है, कौन अलाउ नहीं करती। ठीक है, कौन सी नॉर्मल हैंड से सिर्फ यूज होती है और कौन सी नॉर्मल के साथ ग्लव्ड हैंड से भी चल जाती है। तो ये बस चंद चार पांच तीन चार चीजें आपको हर टच स्क्रीन की टाइप के तीन ही टाइप्स हैं उसके बारे में पता हो तो बस आपका काम हो गया। जैसे रेजिस्टिव के बारे और इनके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। रेजिस्टिव वाली जो है ये चीप होती है, सस्ती होती है बनने में। ठीक है, और रेजिस्टेंट टू सरफेसेस कॉन्टेमिनेंट्स यानी ऐसे एनवायरनमेंट जहां पर सफाई ज्यादा अच्छे से मेक श्योर नहीं की जा सकती, ऐसे एनवायरनमेंट्स में जो डिवाइसेस यूज होती हैं वहां पर रेजिस्टिव टाइप ऑफ टच स्क्रीन यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन्स वगैरह, अब उसकी सफाई बहुत भी मेंटेन करें तो बहुत ज्यादा यूजर्स क्योंकि यूज करते हैं तो सफाई इतनी अच्छे से मेंटेन नहीं रहती। तो वहां पर अगर हम कोई सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ टच स्क्रीन लगाएंगे तो वो जल्दी शायद खराब हो जाए। तो वहां पर रफ एंड टफ किस्म की लगाई जाती है जो कि रेजिस्टिव है, इसीलिए इसका नाम भी रेजिस्टिव टच स्क्रीन है। लेकिन इसका एक साथ ड्रॉबैक थोड़ा सा ये होता है कि इसको आपको थोड़ा सा जोर से फिजिकली प्रेशर अप्लाई करके प्रेस करते हैं तो आपका टच जो है वो रजिस्टर होता है। कैसे होता है वो खैर हमें नहीं पढ़ना, हाउ इट वर्क्स में वो आ जाएगा। अच्छा, और ये किस किस चीज से, स्टाइलस से भी चल जाता है, फिंगर से भी, इवन ग्लव्ड हैंड से भी। कहाँ यूज होता है, कैश मशीन्स में, इंफॉर्मेशन कियोस्क, जैसे नादरा के ऑफिस गए, किसी हॉस्पिटल गए, एयरपोर्ट गए, इंफॉर्मेशन उन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है, वहां पे टच स्क्रीन पे टच करते जाए, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड वगैरह में। इंफ्रारेड वाले में बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स, बेनिफिट ये है कि एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी है। अच्छा, एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी इंफ्रारेड की है। रेजिस्टिव वैसे सस्ती है, रेजिस्टेंट टू सरफेस कॉन्टेमिनेंट्स है, रफ एंड टफ है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी इसकी, इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी रेजिस्टिव में नहीं होगी। वो अच्छी इमेज क्वालिटी कहाँ मिल रही है, इंफ्रारेड में। हाई प्रिसिशन मींस कि जहां पर पर्टिकुलरली आपने टच किया वहीं पर एस्टेब्लिश होगा टच, इधर उधर नहीं होगा। ड्यूरेबल ये भी है, अलाउ फॉर मल्टी टचेस एट द सेम टाइम। ये टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में, स्मार्टफोन्स में यूज हो रही होती है। कैपेसिटिव वाले की भी क्वालिटी अच्छी है, अनलिमिटेड टच लाइफ है, और स्केल वेल यानी सही से आप उसमें स्केलिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर जो इसका टेबल पढ़ना चाहें, इसमें एक टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जो थोड़ा सा इसमें इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, वहां से भी देख लीजिएगा आप। ठीक है। अच्छा, बाकी अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं, और ये टेबल जरूर देख लीजिएगा। ये टेबल है जिसमें इनपुट डिवाइसेस के नाम, उनके एग्जाम्पल्स और उनके बेनिफिट्स बताए हुए हैं रियल लाइफ में। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस में एक्चुएटर में अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो एक्चुएटर वो डिवाइस होती है जो कि इन कंजंक्शन यानी मिल के काम करती है, किसके साथ, मोटर के साथ, और ट्रांसलेट करती है एनर्जी को, यानी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, एयर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी दे, तो ये रियल वर्ल्ड फिजिकल मूवमेंट प्रोड्यूस करवाती है। जैसे हमारे घर में डोर लॉक्स लगे हुए होते हैं, जब हम अंदर से बटन प्रेस करते हैं तो बटन प्रेस करने के साथ आप उस अंदर वाले बटन और डोर पे लगे लॉक के बीच में देखें एक इलेक्ट्रिकल वायर है, यानी वहां से जो है वो सिर्फ आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट ही जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट ने जाकर वहां पर एक फिजिकल लीवर को पुल करके और वहां पर जो है वो लॉक को अनलॉक करना है, तो वहां पर ये एक्चुएटर की जरूरत पेश आती है। अब इसमें किस किस तरह की ये एग्जांपल्स में यूज होता है, टर्निंग अ व्हील की एग्जांपल में, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ डोर है, कंट्रोलिंग अ कन्वेयर बेल्ट जैसे एयरपोर्ट में हमारा बैगेज जिस पे चल रहा होता है, ऑपरेटिंग मशीनरी, मूविंग रोबोटिंग आर्म्स, वाइब्रेटिंग अ मशीन, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग अ पंप, और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ वेल्व। तो ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है। ठीक है, लाइट प्रोजेक्टर्स की भी थोड़ी सी डिटेल देख लीजिएगा। और मैं सेंसर्स की बात करना चाहूंगा, और खास तौर पर सेंसर्स में से मैंने आपको कहा था कि इम्पोर्टेंट है एक सवाल जिसका मैंने आपको क्लास में एक जनरल लेआउट भी लिखवाया था, समझवाया था, एक्सप्लेन किया था। वो आप जरा, मैं आपको उसका रिकैप दे दूं कि एक डिटेल्ड क्वेश्चन आया करता है पास पेपर्स में एप्लीकेशन ऑफ सेंसर्स के हवाले से, जिसमें वो आपको कोई भी सिनेरियो दे देते हैं और आपसे कहते हैं, एक खास जुमला लिखा होता है हर पास पेपर में, कि वो आपसे कह देते हैं कि राइट हाउ सेंसर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर वर्क इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। उसमें एक जो जनरल फार्मूला या स्टेटमेंट या फॉर्मेट हमने देखा था, सबसे पहले आप उसमें बताएं कि विच सेंसर्स टू बी यूज्ड, यानी आप बताएंगे जो गिवन सिनेरियो होगा, सिर्फ ये नहीं लिख के आ जाएंगे कि सेंसर्स विल गैदर डेटा। ये बच्चे अक्सर मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ये बोल देते हैं सेंसर्स विल गैदर द डेटा। भाई नहीं, आपने जनरल बात नहीं करनी, आपने सिचुएशन स्पेसिफिक बात करनी है। आपने बताना है कि जो सवाल में सिचुएशन गिवन होगी उसमें कौन कौन से सेंसर सूटेबल होंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली,
वो सेंसर्स कौन से यूज किए जाने हैं वो बताएंगे। अब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, मैं नहीं कह रहा कि हर सिचुएशन में आप तीन तीन सेंसर्स बता सकते हैं। किसी सिचुएशन में माइट भी तीन सेंसर आप सुटेबल बता सकने की पोजीशन में होंगे, और किसी सिचुएशन में माइट भी सिर्फ एक या दो सेंसर ही बनते हो जो आप बताएं कि इस सिचुएशन में ये वाला एक सेंसर या ये वाले दो सेंसर जो है वो डेटा को गैदर करेंगे। दूसरी बात आप ये बताएंगे हमेशा कि जो भी आपने सेंसर यूज किए, तो आप बताएं कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा दे विल गैदर। ठीक है, आप ये बताएं कि वो किस किस्म का डेटा, और साथ ये भी बताएं कि व्हाट डेटा दे विल गैदर। इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ डेटा और व्हाट डेटा में क्या फर्क है। टाइप ऑफ डेटा तो हमने ये बात की थी कि तमाम सेंसर्स जो हैं वो एनालॉग में डेटा को गैदर करते हैं, क्योंकि वो फिजिकल चीजों के बारे में रीडिंग्स लेकर आ रहे होते हैं, तो वो एनालॉग की फॉर्म में डेटा को लेकर के आते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं कि डेटा क्या लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर सेंसर है किसी सिचुएशन में, तो टेम्परेचर सेंसर जो है, आलियान में पढ़ रहा हूँ बेटा, आपके कमेंट्स में मायूस ना हुआ। अच्छा, टेम्परेचर सेंसर जो है वो टेम्परेचर की रीडिंग्स लेकर आएगा। ठीक है, गैस सेंसर है तो वो गैस का प्रेशर सेंस करेगा। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है फॉर एग्जांपल, तो वो नियर डिस्टेंसेस को नोट करेगा। अगर लेवल सेंसर है तो वो लेवल क्या है वाटर का या लिक्विड का वो सेंस कर रहा होगा। फ्लो या रेट, फ्लो रेट सेंसर है तो वो वाटर या जो भी लिक्विड है या गैस पाइपलाइन में ट्रांसफर कर रही है उसका प्रेशर सेंस कर रहा होगा, या उसके रेट ऑफ मूवमेंट, स्पीड ऑफ मूवमेंट सेंस कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा स्टेप ये होगा। तीसरे में आपने हमेशा हमेशा ये बताना है कि भाई डेटा गैदर्ड यूजिंग सेंसर्स वो किससे गुजार कर और किस फॉर्म में चेंज किया जाता है। डेटा गैदर्ड यूजिंग सेंसर्स विल देन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। किस कन्वर्टर के थ्रू। इस कन्वर्टर का नाम है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी के थ्रू डिजिटल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर आप उसके बाद हमेशा बताएंगे कि जो डिजिटल डेटा है, अब मैं शॉर्ट करके लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। डिजिटल डेटा पहुंचता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है आप इस स्टेप पे बताएंगे। माइक्रो प्रोसेसर करेगा एनालाइज। किस किस डेटा को एनालाइज करेगा, अब मैं शॉर्ट शॉर्ट बना रहा हूँ। एक डेटा जो सेंसर्स लेकर आए, एक डेटा वो है जो सेंसर्स ने ला करके दिया, और दूसरा डेटा है जो कौन सा डेटा है वो भी डेटा जो कि यूजर ने बताया, या प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं या एक्सेप्टेबल रेंज है। इन दोनों डेटास को वो कंपेयर करेगा, एनालाइज करेगा, उनका एनालिसिस करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो इंस्ट्रक्शंस देगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटर उसने चलानी है, तो पहले डेटा जो है वो डीएसी से गुजरकर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से गुजरकर डिजिटल से एनालॉग में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आगे डेटा जाना है किसके पास, एक्चुएटर के पास। एक्चुएटर सिर्फ और सिर्फ एनालॉग की जुबान समझता है, तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए डीएसी कन्वर्टर में यूज होगा। फिर पहुंचेगा एक्चुएटर के पास, और वहां पर जाकर एक्चुअल एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा कि वो लिया जाए, चाहे वो ओपनिंग ऑफ मोटर है, ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ वेल्व है, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ विंडो है, या कोई भी चीज है। ठीक है, ये वाला पैटर्न हमेशा फॉलो करना है कि सबसे पहले बताएं व्हाट सूटेबल सेंसर्स टू बी यूज। क्या डेटा लेकर वो आएंगे, टेम्परेचर का डेटा होगा, किस चीज का डेटा होगा, वो सब बताएंगे। ठीक है बेटा, फ्लडिंग नहीं करें यहाँ पर चैट में, मैं सब देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद वो डेटा जो है वो डी एन एडीसी से गुजर के डिजिटल फॉर्म में चेंज होके माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंचेगा, ताकि माइक्रो प्रोसेसर उसको समझ सके। अदरवाइज माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा अगर हम एडीसी से गुजारे बगैर ही उसको डेटा दे देंगे। जब एडीसी से गुजर के डिजिटल डेटा पहुंचेगा माइक्रो प्रोसेसर के पास, तो वो एनालिसिस करेगा, एनालाइज करेगा डेटा को, वो डेटा जो सेंसर्स लेकर आए, और वो डेटा जो कि प्री डिफाइंड या एक्सेप्टेबल रेंज है उसके अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स को कितनी ब्राइटनेस या कितनी अवेलेबल डे लाइट के ऊपर ऑन करना है, और सेंसर ने क्या बताया कि अभी जो है वो कितनी अवेलेबल लाइट है, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रीट लाइट को ऑन किया जाए या ऑफ ही रहने दिया जाए। ठीक है, फिर अगर कोई फिजिकल एक्शन लेना है आफ्टर एनालिसिस, तो डेटा डीएसी से गुजरकर डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर से होता हुआ फिर वो जाएगा और एक्चुअल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। अच्छा, अब जरा मैं आप लोगों की चैट में जो क्वेश्चंस हैं
वो मैं ले लूँ और उनको आंसर कर दूँ, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ऊपर से शुरू करते हैं। आर्यन, आई होप के एफ डी ई फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल समझ आ गया होगा। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में हमने बस ये सीक्वेंस, ये स्टेप्स जो है वो सीखने हैं, समझने हैं कि कैसे और कहाँ पर जो है वो, कहाँ से कैसे पहले इंस्ट्रक्शन अपना सफर शुरू करती है, किस किस रजिस्टर से होती हुई, वो कहाँ कहाँ से होती हुई फिर वो डिकोड होती है, इंटरप्रेट होती है और फिर वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाती है। इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स क्या क्या अपना रोल प्ले करते हैं, ये है सारा एफ डी ई। अच्छा, डायग्राम्स जो है वो आपको देखो, अब ये अपना आप हैबिट बना लो। इन जनरल मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि T1 का कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, स्पेशली T1 का कोई भी टॉपिक हमें जब समझ आ जाता है तो उसमें हमें उसको इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एक्सप्रेस करना आना चाहिए, कोई भी प्रोसेस, कोई भी मैकेनिज्म, क्योंकि 2-3 सालों से डायग्रामेटिक क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे बुक में, हमारे नोट्स में डायग्राम्स मौजूद नहीं है, डायग्राम्स बिल्कुल मौजूद है। अच्छा जी, डायग्राम को याद नहीं करते बेटा, समझते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि केक की बातें चल रही हैं, केक के डिफरेंट फ्लेवर्स डिस्कस हो रहे हैं। हाँ, 3.1 में टेबल, पता नहीं किस टेबल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 3.2 में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो 4 मार्कर है, जो सबसे आखिर में मैंने इतनी डिटेल में स्टेप्स बताए, वो उसी 4 मार्कर की बात थी महज। ठीक है। टेबल जिसमें नाम या फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी हो। आप पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हाँ, आ सकता है, या जैसे किसी भी रजिस्टर का नाम देके उसकी डिस्क्रिप्शन पूछी जा सकती है। डिस्क्रिप्शन का नाम, डिस्क्रिप्शन बता के उसका नाम पूछा जा सकता है कि ये कौन सी बस की बात हो रही है, कौन से रजिस्टर की बात हो रही है, या सीपीयू के कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है। हमने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, रजिस्टर्स तो एक्सप्लेन हो गए। और सेंसर्स का 4-5 मार्क का पॉसिबल है, ये मैंने बताया था, हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट है, उस मैंने डिटेल में अभी करवा भी दिया आपको। और आखिर में मैं आप लोगों के माइक भी ओपन कर दूंगा, आप वॉइस में भी पूछ लेना। चलिए, और कोई क्वेश्चन जो है। और कोई क्वेश्चंस तो नजर नहीं आ रहे मुझे। आपस की गुफ्तगू ही चल रही है आप लोगों की, स्टूडेंट बिरयानी, छीपा साहब, लेकिन। जी बेटा, अब कोई क्वेश्चंस है तो मैं, अच्छा रुके, चैट बीच में से गायब हो गई थी। सेंसर्स हमेशा हाँ, मोस्टली सेंसर जो फिजिकल क्वांटिटीज का डेटा गैदर करके लाते हैं वो एनालॉग की फॉर्म में ही होते हैं, तो फिर उनको एडीसी से गुजारा जाता है। 3.1 और 3.2 में से बैलेंस ही आएगा बेटा, हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। वर्किंग आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बिल्कुल नहीं करनी। क्लास अभी एंड कर देते हैं। अच्छा जी, वापस हो गया। अच्छा, डायग्राम किस चीज की ज्यादा आ सकती है, डायग्राम अभी भी, अच्छा जो मैं बातें बोल रहा हूँ ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, कोई ये ना समझे तो सर कह रहे हैं आ सकती है तो कल ही आ रही है, कल नहीं आई तो बोले सर आपने बोला था डायग्राम आ सकती है, नहीं आई या आ गई तो फिर नहीं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि डायग्राम जो बनाने को आ सकती है वो 3.1 में से ओवरऑल आपके जो है सीपीयू और उसमें अटैच कंपोनेंट्स और रजिस्टर्स दिखाना, इसकी बिल्कुल आ सकती है। ठीक है। एच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल की भी जो जो आपकी बुक में नोट्स में मैंने आपको करवाई है कॉपी में, वो सब आ सकती है। अच्छा, अब मुझे एक एक करके मैं माइक ओपन कर रहा हूँ। और मुझसे जो आपने पूछना है पूछ लें, तब भी हाथ ना करिएगा बस। जी बेटा, रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि कॉल। सर एनालॉग वाला प्रोसेस वापस समझा दें। अच्छा, एनालॉग वाला बेटा, मैंने ये कहा था कि एनालॉग वाली की बात आई थी वहां पर, जहां पर हमने कहा था कि सेंसर्स डेटा गैदर करके लाते हैं, जो डिटेल्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो सेंसर्स जो डेटा गैदर करके लाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वेट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, गैस प्रेशर है, नियर डिस्टेंसेज हैं, तो वो बाय नेचर एनालॉग की फॉर्म में होता है। ये डेटा जाना होता है किसके पास, प्रोसेसर के पास।
अब प्रोसेसर वो डिवाइस है जो कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करता है डिजिटल की फॉर्म में। अब अगर एनालॉग डेटा ले जाके दे दिया जाए किसको, प्रोसेसर को, जो कि अंडरस्टैंड ही डिजिटल को करता है, तो उसके लिए वो मीनिंगलेस या यूजलेस चीज होगी। तो इसीलिए एनालॉग से पहले डिजिटल में चेंज करने के लिए एक कन्वर्टर यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एडीसी। वो कन्वर्टर क्या करता है, एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। अब जब ये डिजिटल डेटा पहुंचता है किसके पास, प्रोसेसर के पास या माइक्रो प्रोसेसर के पास, अब उसके लिए ये मीनिंगफुल हो जाता है क्योंकि डिजिटल फॉर्म में होता है। फिर मीनिंगफुल डेटा को वो एनालाइज करेगा, गिवन जो डेटा है, जो एक्सेप्टेबल रेंज है, जो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, उनके साथ वो कंपेयर करके अपने एनालिसिस करके फिर वो डिसीजन लेगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। सर ये वाले नोट्स जो अभी ये सब पढ़ा रहे हैं, आप भेज देंगे? जी जी बेटा, मैं बिल्कुल भेज देता हूँ आपको। मैंने तो शायद भेजे हुए तो भी हैं, फिर भी दोबारा भी भेज देता हूँ। सर डायग्राम किस जी, चीज से आ नहीं सकता है? सर, अभी आप कर रहे हैं। डायग्राम कौन सी कह रही हो आप? पढ़ते हैं ना, तो वो मैं पे कर दूंगा। अभी डायग्राम आप बेटा बोल जो रहे थे नोट्स ना में कि है ना, डायग्राम आएगा, पता नहीं सीपीयू डायग्राम का मैंने कहा था वो। 3.1 में से आ सकती है, और जो नोट्स में या बुक में है ना, बस वही देख लेना आप। मैं आपको नोट्स दोबारा भी भेज देता हूँ। सर आपने कोई डायग्राम तो नहीं बनवाया? अ, मेरे ख्याल में बनवाया था, और बाकी ये जो सर नोट्स जो मैंने 3.1 खोले वाले हुए थे। टॉपिक में नहीं बनवाया, 3.2 वाले टॉपिक में आपने बनवाया था। हाँ, तो बस वही है जो जो बस क्लास में किया था उसी में से आएगा बेटा। और ये नोट्स भी मैं आपको भेज रहा हूँ। सही है, और बताएं, और कोई क्वेश्चन है तो? जी बेटा पूछें। सर सेंसर्स के डिफरेंट टाइप्स आएंगे? हाँ देखो, सेंसर्स में ये हो सकता है कि सेंसर्स जो है उसमें दो तरह के सवाल आ सकते हैं। एक ये कि सेंसर का नाम दिया आपको और बोला इसके दो यूजेस या एप्लीकेशंस बता दें, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एप्लीकेशन खुद बता दी, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस है, ठीक है, सेंट्रल हीटिंग या कूलिंग सिस्टम है, और आपसे कहा कि इस एप्लीकेशन, इस यूजेज के लिए कौन सा सेंसर सूटेबल होगा, वो भी पूछा जा सकता है। यानी सेंसर का नाम बताकर आपको खुद से यूज पूछा जा सकता है, और यूज बताकर उस कॉन्टेक्स्ट में सेंसर कौन सा ज्यादा आइडियल है यूज किया जाना, वो सेंसर का नाम भी पूछा जा सकता है। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। ये नोट्स भी मैंने आप लोगों को भेज दिए। अच्छा, और पूछें बेटा। सर एक सवाल है। जी जी। सर वो सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर के का डिफरेंस क्या होता है? सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर समझे एक ही चीज है। सर अलग अलग यानी लिखना आपको। देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक बड़ी डोमेन में हम बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल की चीज है, ठीक है। सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, हमारे पास मदरबोर्ड पर एक चिप लगी हुई है, और उस चिप पे मौजूद एक छोटा सा जो सर्किट है वो माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको हमने कहा था कि हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकते हैं कि ये ब्रेन की तरह काम करता है, और सारी डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग वहां पर हो रही होती है, ठीक है। सीपीयू के साथ, सीपीयू के अंदर जो अटैच कंपोनेंट्स हैं वो, इसमें कंट्रोल यूनिट भी फिर इसका आ जाता है, फिर इसके अंदर एएलयू भी आ जाता है, और इसके अंदर जो मेन चिप लगी हुई है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर कह दें या सिर्फ प्रोसेसर भी कह सकते हैं उसको। ये फर्क है इसमें बेसिक सा। सही है और सर जवाब। वो कैश मेमोरी समझा दें। इस चीज को क्या चीज? कैश मेमोरी। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी हमने ये कहा था कि ये स्मॉल इन साइज होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए आपको बार बार मोबाइल की भी कैशे मेमोरी फुल होने के नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि उसको खाली करें। लेकिन फास्ट एक्सेस मेमोरी होती है, इस पे रीड राइट ऑपरेशन जल्दी हो जाते हैं। यानी सीपीयू या प्रोसेसर के नियरेस्ट ये पड़ती है एज कम्पेयर टू रैम। यानी रैम से भी पहले जो फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स और इंस्ट्रक्शन का डेटा होता है, वो इस पे जो बार बार यूज किया जाना है वो कैश पे रख दिया जाता है, ताकि बार बार रैम तक जाके एक्सेस करने की जरूरत ना पड़े हमारे प्रोसेसर को, और उसका जो टाइम बचे वो रैम पे जाने की बजाय उसको रैम से पहले नियर डिस्टेंस पे कैशे मेमोरी से मिल जाए, तो उसका जो टाइम बचता है तो इवेंचुअली उसकी स्पीड या परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। ओके सर। सही। सर ये आपने जो भी नोट्स भेजे हैं, ये पूरे के पूरे सीआई के सिलेबस के हैं? हाँ हाँ, ये पूरी बुक मतलब के ही है, पूरा समझो कंप्यूटर इसमें साइंस? पूरे पूरे P1 P2 के। जी, मैंने पूरी फाइल भेज दी। सर व्हाट इज एक्चुएटर? एक्चुएटर बेटा देखो, एक्चुएटर की हमने बात की थी। एक्चुएटर वो फिजिक ऐसा कंपोनेंट है जो आप उसको इनपुट जो है वो देते हो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी इनपुट दे सकते हो, जैसे मैंने डोर बेल की एग्जांपल दी। हाइड्रोलिक की फॉर्म में भी हो सकता है, और किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली उसने करना क्या होता है,
उसने कोई फिजिकल मूवमेंट, रियल टाइम फिजिकल मूवमेंट एक्चुअल में करवानी होती है परफॉर्म, और वो फिजिकल मूवमेंट किसी बड़े फिजिकल लीवर को भी अपनी जगह से मूव करवाना, किसी रोबोटिक आर्म को मूव करवाना, किसी कन्वेयर बेल्ट जिस पे सामान चल रहा होता है एयरपोर्ट पे उसको फिजिकली मूव करवाना, कहीं ऑटो डोर क्लोज या ओपन करवाना, कहीं पानी का वेल्व ओपन या बंद करवाना, इस तरह की फिजिकल मूवमेंट्स को एक्चुअल में परफॉर्म करवाता है। और इसको इनपुट जो दी जाती है वो इनपुट जो है किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में होती है। बस ये याद रखना है कि एक्चुएटर एनालॉग की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस कर सकता है या अंडरस्टैंड करता है। इसलिए उस 4 नंबर वाले क्वेश्चन में जहां आपको ये लगे कि अब ये फाइनली डेटा पहुंचना है माइक्रो प्रोसेसर से, प्रोसेस होने के बाद, एनालाइज होने के बाद एक्चुएटर के पास, तो फिर वहां पर आप डीएसी से गुजरवा कर आप उसको यूज करो, पहुंचवाओगे एक्चुएटर तक। क्यों? क्योंकि डीएसी क्या कर देगा, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। जब एनालॉग में चेंज हो जाएगा तो फिर वो एक्चुएटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड सिर्फ करता है एनालॉग की फॉर्म में। सही है जी बेटा, और पूछिएगा। सर पेपर में कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके आंसर्स रिपीट हो रहे हो? आंसर्स रिपीट हो रहे हो मतलब? लाइक आता है ना कभी कभार जिसके अंदर पॉइंट्स रिपीट हो रहे हो। रिपीट हो रहे हो तो अच्छी बात है, आपको आसानी हो जाएगी। स्मार्ट वर्किंग करिएगा, एक जगह से पढ़ के दूसरी जगह लिख दीजिएगा। वैसे ऐसा होता नहीं, नहीं कोशिश तो की जाती है कि ऐसा ना हो, कि बैलेंस ही हो पेपर, और ज़्यादा एक टॉपिक में से कोई रिपीटेड, एक टॉपिक के बार बार क्वेश्चंस भी ना आए, ये भी कोशिश की जा रही होती है। सही है ना? जी बेटा, और कुछ पूछना चाहें इसके अलावा? अदरवाइज फिर हम क्लास एंड कर देंगे। अच्छा, एक और बुक का मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ जिसमें थोड़ा अच्छा और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दिए हुए हैं, वो भी आप आइंदा के लिए मैं आपके काम आएगी, वो भी भेज रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं है बेटा? जिनको समझ आ गया वो लीव करना चाहें क्लास बिल्कुल लीव कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका कोई क्वेश्चन है पूछ लें। 10D में से अली, राफे, माज और बाकी बच्चे कुछ पूछना चाहें? सब क्लियर है बेटा? सर आप मुझे जरा वो समझा रहे हैं, मुझे मैंने आपको कौन पूछा सा था ना याद दिलाएं? सर, मैंने आपसे पूछा था ना वो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाँ वो तो कंपाउंड्स हमने यूनिट सारे, के बल्कि बारे में। आज डिटेल में जो बात हमने डिस्कस की है उसमें वो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं ना हमने सारे पर। हमने बात सर प्रिंटर के बारे में जो की है सबसे वो आ रहा पहले है। कि नंबर ऑफ कोर्स, क्या चीज, सर देर से ज्वाइन किया था। प्रिंटर वगैरह के जो बारे में चीजें वो आ रही हैं। सर एक्चुएटर के हाँ लिए हम बात शुरू में करते हैं। एनालॉग टू डिजिटल करेंगे ना? एक्चुएटर का काम सबसे आखिर में होता है, जहाँ पे एक्चुअल में कोई एक्शन परफॉर्म होना नहीं, हो। अगर तो हाँ एक्चुएटर के शुरू लिए में शुरू सुने, में हम एनालॉग टू डिजिटल करेंगे ना? एक्चुएटर के लिए ना कहो, शुरू में एनालॉग टू डिजिटल करेंगे, लेकिन वो करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को देने के लिए और उसके लिए मीनिंगफुल बनाने के लिए। क्योंकि तीसरे सुन स्टेप ले में भाई। यानी हाँ सबसे पहले डेटा जो है वो सेंसर्स ने गैदर किया, वो डेटा गैदर करके ले जाके देना होता है माइक्रो प्रोसेसर को, और माइक्रो प्रोसेसर समझता है सिर्फ डिजिटल, तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी से डिजिटल फॉर्म में चेंज करके फिर माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं ताकि उसके लिए मीनिंगफुल हो। और आखिर में जाकर इसका उलट करना होता है, डिजिटल से एनालॉग बनाना होता है डेटा को, क्योंकि एक्चुएटर के पास जा रहा होता है, तो फिर वहां पर उल्टा करते हैं, फिर डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर डीएसी यूज कर रहे होते हैं। बस ये याद रखना है आपको। सर इंस्ट्रक्शन सेट में याद करना होगा। इंस्ट्रक्शन सेट की बस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि इट इज लिस्ट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कमांड्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड और एग्जीक्यूटेड बाय एनी प्रोसेसर, एंड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन देयर इज वन एसोसिएटेड यूनिक बाइनरी कोड विद इट। बस ये बात याद रखनी है आपको। और ये भी कि इंस्ट्रक्शन सेट में जो कमांड्स के नाम होते हैं दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स, यानी एब्रीविएशंस की फॉर्म में होते हैं। सर 78 फॉर बेसिकली ये एग्जांपल होता है क्या कि हुआ? कितनी इंस्ट्रक्शंस वो कर सकते हैं। हाँ बस वो लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय एनी प्रोसेसर, ओके जितनी भी वो कर सकता है उन सारों की कलेक्शन, उन सारों की लिस्ट का नाम इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ओके सर। सर आपने जो भी जी अली बेटा, को समझाया वो किस चीज के बारे में था? किसके बारे में था? मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने जो अली को भी समझाया है वो एनालॉग टू डिजिटल मैंने कन्वर्टर वाला, वो किस चीज का था? वो था बेटा, ये जो मैंने ये वाले स्टेप्स थे ना, ये मैंने कहा था कि 4 या 5 नंबर का एक सवाल आता है ओ सेंसर्स में अच्छा अच्छा से, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ सेंसर, जिसमें ठीक है ठीक है। हाँ जिसमें एक कोई सिचुएशन आपको दी जाती है
और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फिर आपने जो है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पहले आपने सूटेबल सेंसर्स बताने होते हैं, फिर जी बताना सर, होता वो है कि तो डेटा हाँ एबीसी वो से पता होगा। है, सही है, वो बस सर यहाँ पेपर से याद नहीं आ आसान रहा है। था करके। सही है। यार अयान तुम ठीक है। पढ़ लो अच्छा, तो फिर पेपर आसान हो जाएगा। अच्छा प्रिंटर्स का आप लोग पूछ रहे थे, देखें प्रिंटर्स में आपको बस ये पता हो कि इंकजेट और लेजर प्रिंटर दो है हमारे सिलेबस में, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर के जो है वो ज्यादा उसकी क्वालिटी फॉर कलर्ड इमेजेस बेहतर होती है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है, ठीक है। अच्छा, लेजर प्रिंटर की क्वालिटी सर ठीक बुक से होती है, फॉर पढ़ने में ब्लैक एंड व्हाइट तो बहुत अच्छी होती है, लग रहा है, लेकिन नोट्स से उसमें जो पढ़ने है में। वो क्या कहते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग अगर करना हो तो प्रेफर्ड चॉइस जो है वो लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। और क्योंकि उसमें प्रिंटिंग स्पीड उसकी फास्टर होती है। बस ये फैक्टर्स वगैरह कंपैरिजन टेबल्स जो है ना बुक में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की, वो देख लीजिएगा, हाउ इट वर्क्स बिल्कुल नहीं देखना। सर और सर मैं मेरा एक रिकॉर्डिंग भी क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं इतना दूंगा। लंबा लग रहा है नोट्स से पढ़ने से। नोट्स बहुत शॉर्ट है, नोट्स से नोट्स पढ़ बहुत ले। शॉर्ट हाँ, है, नोट्स तो खैर नोट्स बहुत बहुत शॉर्ट शॉर्ट है, नोट्स से पढ़ ले, सही है, है। पढ़ सर ले। देखिए तो बुक में अब क्या करें, ये जो 11th आर पे यही हो सकता है, अब आप इतनी देर से जागे तो। जी बेटा। बुक सही। में जो एप्लीकेशन, मतलब ये जो चीजें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस काम कैसे करती हैं, इसके अलावा जो भी वो सब आ रहा है ना, प्रॉपर प्रॉपर जी जी बेटा, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल रेलिवेंट है। हाँ ऐसे ही, वही। ऐसे ही, सर लेकिन आपको याद नहीं भी करना, सब फिर समझना है, रट्टा नहीं हाँ मारना। इतना, हाँ इतना जी मुश्किल जी, नहीं है। ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सही है, चलें ठीक है बेटा, एंड करते हैं कुछ क्लास को। बाकी फिर जी ऑल द सर, बेस्ट आप सबको, और रिलैक्स होकर आराम से करिएगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़, टेक केयर। सर हम पेपर अच्छा करेंगे, आप चेक अल्लाह ही हाफिज करना। सर। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़ बेटा।